नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान महासंघ के मीडिया प्रभारी डॉक्टर आशीष जी से। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान अपने मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आज तक उनकी मांगों के संदर्भ में शासन द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है और आखिर इनकी समस्या का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। तो आशीष जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने वर्षों से अतिथि विद्वान सेवा दे रहे हैं और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? अतिथि विद्वानों की संख्या लगभग वर्तमान 45 अतिथि विद्वानों की संख्या है। और उसमें लगभग ये मान के चलें कि अपन 2500 से 2800 मतलब जेंट्स फैकल्टी है। और लगभग ये मान के चलिए कि 1500 से 2200 महिला अतिथि विद्वान हैं। और उनमें से ये मान के अपन चलें कि लगभग 3500 से 3600 गेस्ट फैकल्टी ऐसे हैं जो यूजीसी की योग्यता पूरी करते हैं जी। और लगभग 700 से 800 गेस्ट फैकल्टी अभी पीजी और एमफिल हैं जो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। जी। वर्तमान में क्या सुविधाएं शासन द्वारा अतिथि विद्वानों को दी जा रही हैं? तो वर्तमान में अपन ये कह सकते हैं कि जो महापंचायत हुई थी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, और उस पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे। उस समय उन्होंने महापंचायत की थी सीएम हाउस में अतिथि विद्वानों को बुला करके। वो ऐतिहासिक महापंचायत थी, हायर एजुकेशन की वो सबसे बड़ी महापंचायत थी। और कहना चाहिए कि हर विभाग से जो जी। महापंचायतें हुई थी उससे बेहद प्रभावशाली महापंचायत थी। क्योंकि इतने लंबे समय से सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में अगर मध्य में पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है तो शिवराज जी का नाम आता है। बिल्कुल। और उस समय युवा और तेज तर्रार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी थे। और उन्होंने घोषणा की थी कि अतिथि विद्वानों को फिक्स 50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा और 16 छुट्टियां दी जाएंगी ईएलसी मिला करके। तो और उस समय जो 1500 रुपये मानदेय मिलता था उसको बढ़ा के उन्होंने 2000 रुपये किया था। जी। तो उस हिसाब से किया जाए तो 50, ये तो थोड़ा सा दुख की बातें हैं कि वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। और 50,000 फिक्स वेतन नहीं हुआ था। जो 1500 मिलता था उसी में 500 रुपये प्लस कर दिया गया था। जो मानदेय मिलता था प्रति दिवस के आधार पर तो 2000 रुपये हो गया था, लेकिन वो फिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ था। जैसे अभी अपन मान के चलें कि जो 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में 3 या 4 महीने हम लोगों को 2000 रुपये के हिसाब से, जो अगर 25 वर्किंग डे होते हैं तो 50,000 रुपये अपना बनता है। और अगर किसी जैसे दिवाली, दशहरा और जो छुट्टियों का रहता है तो इसमें जब कटता है तो अपना 35-40,000 रुपये बनता है। तो वो तो लाइन अधूरी रह गई। दूसरा था कि अतिथि विद्वान अब स्थायी हो गए और फॉलिंग आउट नहीं होंगे, महत्वपूर्ण ये घोषणा थी, तो वो भी पूरी नहीं हुई। अतिथि विद्वान फॉलिंग आउट लगातार हो ही रहे हैं। तो छुट्टियों को जरूर मिला है कि ईएलसी में मिला के 16 छुट्टियां अतिथि विद्वानों को मिल रही हैं। और जो 1500 रुपये मिलता था प्रति दिवस के आधार पर उसको बढ़ा करके उन्होंने 2000 रुपये पर डे कर दिया था। तो ये जो शासकीय छुट्टियां रहती हैं, होली दिवाली, इसमें आप लोगों को मानदेय मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या रहता है इसमें? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, अंबेडकर जयंती है, गांधी जयंती है, और दिवाली है, दशहरा है, होली है, इन जो राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टियां होती हैं, इनका मानदेय अतिथि विद्वानों को नहीं दिया जाता। जबकि हमारी सरकार से ये मांग थी कि अगर आप हमारा मानदेय फिक्स कर देंगे या हमारा वेतन फिक्स कर देंगे तो ये छुट्टियों को कटने वाला मानदेय की जो समस्याएं आ रही हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनसे हम लोगों को निजात मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहारों में अतिथि विद्वानों को उसका भुगतान नहीं होता। ये वास्तव में एक गंभीर प्रश्न है और इसमें शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग अतिथि विद्वानों का है, जो नेट सेट पीएचडी किए हुए हैं, 20-20, 25-25 साल से उच्च शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं। तो इनमें शासन प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ ध्यान देना चाहिए। महाविद्यालयों में आप कक्षाएं लेते हैं, कक्षाओं लेने के अलावा भी क्या आप लोगों को कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं? जी, ये मैं आप चूँकि आप हायर एजुकेशन में जानकारी रखते हैं, मैं आपको बता दूं कि अतिथि विद्वान कक्षाओं के अलावा शासन द्वारा दिए गए हर काम करते हैं।
परीक्षा, प्रवेश, प्रबंधन, अध्यापन, मूल्यांकन, नैक, रूसा, समस्त काम अति विद्वानों के द्वारा किए जाते हैं। प्राचार्य जो जिम्मेदारियां देते हैं वो अति विद्वान करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कई ऐसे महाविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में कि जहां अभी भी अति विद्वान ही प्रभारी प्राचार्य हैं। अति विद्वान प्रभारी प्राचार्य हैं, आप समझ जाइए कि पूरा महाविद्यालय वही चला रहे हैं। अति विद्वान प्रभारी प्राचार्य के रूप हाँ, में अति कार्य विद्वान प्रभारी प्राचार्य के रूप में कई मध्य प्रदेश में ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ अति विद्वान प्रभारी प्राचार्य का दायित्व निभा रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं। तो क्या ऐसा नियम है कि अति विद्वानों को प्रभारी प्राचार्य बनाया जा बिल्कुल सकता नियम है भाई। अगर वो हर काम कॉलेज से कर रहे हैं, कॉलेज की योग्यता रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, तो प्रभारी प्राचार्य का दायित्व वो निभा सकते हैं और शासन द्वारा दिया गया है। शासन द्वारा उनको प्रभारी प्राचार्य का दायित्व दिया गया है। जी। शासन द्वारा हरियाणा मॉडल लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी कितनी प्रगति हुई है? हाँ, ये अभी जो पिछले 4-5 महीने पहले मध्य प्रदेश के यशस्वी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है, सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है अपने यहाँ के विद्वानों जो उनके यहाँ पढ़ाते हैं हरियाणा में, कि वो 65 वर्ष तक अति विद्वान व्यवस्था से बाहर नहीं होंगे। उनको स्थायी कर दिया गया, वो फॉलिन आउट नहीं होंगे। उनको यूजीसी का मिनिमम वेतनमान 57,700 रुपये दिया गया और जो डीए हुए है वो उनको दिया गया। छुट्टियों को सुविधाएं वो बढ़ाए, मेडिकल सुविधाएं दिए। उसके हिसाब से अति विद्वान महासंघ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवराज जी है, भोपाल में देवराज सिंह जी हैं, डॉक्टर अविनाश मिश्रा जी उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अति विद्वानों का प्रतिनिधिमंडल वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह किया, इंदर सिंह परमार जी से आग्रह किया, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से हम लोग कई बार मिले, तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी से मिले। तो ये जो हमारे जो विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने घोषणा किया, काफी संवेदनशील हमारे मंत्री हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों को अति विद्वानों को हमेशा अक्सर मिलता आया है। उन्होंने घोषणा किया कि जैसे हरियाणा सरकार ने किया है ऐसे ही हम अति विद्वानों के लिए एक कैडर बनाएंगे, एक नीति बनाएंगे और वो पॉलिसी लागू करेंगे। उसी के हिसाब से उन्होंने हायर एजुकेशन में एक कमेटी गठित किया, कई प्राध्यापक थे उसमें, कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंपी है कमिश्नर साहब को और अभी जानकारी लग रही है कि वो रिपोर्ट माननीय प्रमुख सचिव साहब के यहाँ पहुँच गई है और अभी मंत्री जी से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर देवराज जी स्वयं जाके मिले हैं प्रतिनिधिमंडल के साथ में। तो ऐसा हमको ये लग रहा है कि हरियाणा मॉडल तो है, लेकिन हरियाणा मॉडल से बेहतर मॉडल मध्य प्रदेश मॉडल होगा जो अति विद्वानों पर लागू होगा। ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। इस मध्य प्रदेश के मॉडल को अन्य जो प्रदेश हैं वो एडॉप्ट करेंगे। अभी तो हरियाणा सरकार की चर्चाएं जोरों पर हैं हिंदुस्तान में। आने वाले समय में हम अति विद्वानों को पूरा भरोसा है कि हरियाणा सरकार से बेहतर पॉलिसी लेकर के मध्य प्रदेश सरकार आएगी और अति विद्वानों को एक स्थायित्व मिलेगा, 65 वर्ष तक की नियुक्ति मिलेगी, वो फॉलिन आउट नहीं होंगे। और जो इनका त्याग, तपस्या, बलिदान रहा है अति विद्वानों को, जो योगदान रहा है, उसका फल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और शीर्ष अधिकारी अति विद्वानों को देंगे, ये हम लोगों की आशा है। तो हरियाणा मॉडल लागू होने में काफी समय लग रहा है, क्या लगता है कब तक में उम्मीद है हो जाने की? हाँ, ये वास्तव में ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि पिछले 5 महीने से कमेटी बनी हुई थी और अभी तक उस पर क्रियान्वयन जैसे होना चाहिए कि अगर करना है तो 1 महीने 2 महीने के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो 5-6 महीने बीत गए हैं। लेकिन फिर भी अब जब इतना बड़ा 20-25 वर्षों से हम लोगों ने संघर्ष किया है और इतने दिन तक इंतजार किए हैं, तो 2-4 महीने और इंतजार सही। और हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान हो जाए और ये रहे कि हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के बेटी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं और इन्होंने पूरी अपनी जवानी, पूरा युवावस्था, पूरा अपना बुढ़ापा खपा दिया है उच्च शिक्षा विभाग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हो सकता है कि उनका आशीर्वाद मिले। और मैं आपको एक चीज, बड़े मजे की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2023 में महापंचायत हुई थी मुख्यमंत्री निवास में शिवराज जी के समय पे, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंच से कहा था कि अति विद्वान उच्च शिक्षा की रीढ़ और शान है, इसलिए हमको रीढ़ मजबूत करनी है। अगर रीढ़ कमजोर हो गई तो हम नई शिक्षा नीति को बराबर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में है, उच्च शिक्षा मंत्री जी को नॉलेज में है, शीर्ष अधिकारियों को नॉलेज में है
और मैं तो अब संघ की ओर से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस रीढ़ को और मजबूती दें, और जिससे हम दुगनी ताकत से उच्च शिक्षा विभाग में अपना योगदान दे सके, नए शिक्षा नीति को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके और युवाओं को हमारे मध्य प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य बन सके। कई अति विद्वान ऐसे हैं जो कि अति विद्वान रहते हुए ही सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। काफ़ी विकट स्थिति है ऐसे लोगों की, इनके बारे में क्या कहेंगे? जी ये तो और बड़ा प्रश्न है। क्या है कि हमको हमारे देखते देखते कई अति विद्वान ऐसे हैं जो काल के गाल में समा गए। वो इस दुनिया में नहीं है। हम तो चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं संघ की ओर से, कि उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई कि हम स्थायी हो जाएं, स्थायित्व तो हमको मिल जाए। चूँकि सरकार में भी मंत्री मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाता है या सक्षम पदों में उन्हीं को रखा जाता है जो अनुभवी हों, जिनको अच्छा खासा अनुभव हो, जिनके पास योग्यता हो। तथे विद्वान योग्य भी थे, अनुभवी भी थे, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश भाग्य में नहीं था या प्रारब्ध में नहीं था, ईश्वर की मर्जी नहीं थी, सरकार की इच्छा नहीं थी कि अति विद्वानों की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अभी भी अति विद्वान बहुतायत की संख्या में ऐसे हैं जो 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, 52 साल, 55 साल, 60 वर्ष के हो चुके हैं। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस उम्र में अगर हम पीएससी कराएंगे, पीएससी परीक्षाएं इनसे लेंगे 45 साल 50 साल की उम्र में, तो अब उनके बेटा बेटी नाती पोते परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो एक कुर्सी में आप नाती पोते को बैठाइए, एक कुर्सी में पिताजी को बाबा को बैठाइए। ये हमको कहीं से लॉजिक सही समझ में नहीं आता। कंपटीशन भी तो इनके बीच कंपटीशन ज्यादा है कि मतलब क्रिकेट का मैदान है, एक तरफ विराट कोहली को आप उतार दीजिए, दूसरी तरफ कपिल देव को उतार दीजिए। उस समय पे कपिल देव जब अपने समय में खेलते थे तो उस समय के टॉप बल्लेबाज थे, टॉप बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। उस समय जो गेस्ट फैकल्टी सीनियर हो चुके हैं, जो 40 45 50 साल के हो चुके हैं, उस समय भाई साहब 60% आना बहुत यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाते थे लोग, कर जाते। बिल्कुल सही। आज सेमेस्टर सिस्टम है, ग्रेडिंग प्रणाली है, आज हर बच्चे के 88-90% आ रहे हैं और मेरिट गेस्ट फैकल्टी उससे बनती है। तो अब ये है कि जैसे हरियाणा सरकार ने किया था सामाजिक सुरक्षा, तो सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है हरियाणा सरकार की तर्ज पर। वो सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से उठाएं और बेहतरीन ढंग से हम लोगों का उसमें अपना समायोजन करें। पिछले वर्ष सार्थक ऐप लागू हुआ, इसके कई लाभ भी हैं, हानि भी हैं। संघ इसके बारे में क्या कहता है? सार्थक ऐप को शुरू करने के लिए अब सबसे प्रथम मैं अपने यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को साधुवाद दूंगा। जब वो स्कूल शिक्षा, हमको याद है जब स्कूल शिक्षा विभाग के वो कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने उपस्थिति को लेकर के बड़ा कठोर नियम बनाया था, और कठोर का बड़ा ठोस नियम बनाया था, आपको कहना चाहिए। और उसका स्कूल शिक्षा विभाग में इम्पैक्ट भी दिखा। कई जगह अनुपस्थित होते थे लोग, कुछ टेक्निकल चीज़ें समस्याएं आती थी शिक्षकों के बीच में, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सुधार किया। उसी को लेकर के जब वो उच्च शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने इसका पहले शुरू कैबिनेट मंत्री बनते ही उच्च शिक्षा, ये मोहन जी की सरकार में, शिवराज जी की सरकार में इन्होंने ये कदम उठाया। तो इसका दूरगामी परिणाम बड़ा अच्छा है। चूँकि क्या हुआ कि कई सारी चीज़ें थी, तो सार्थक ऐप से ट्रांसपेरेंसी आ गई। उसमें आप चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक को आप एक लेवल में ला दिए। मतलब अगर सार्थक में अगर प्यून भी अब्सेंट हो रहा, कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। प्राचार्य भी अगर हो रहे हैं तो उनमें भी कार्रवाई होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं तो उसमें भी कार्रवाई होगी। अति विद्वान कर रहे हैं उसमें भी कार्रवाई। तो इसके लिए तो मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को और सक्षम विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि ये अच्छा कदम है। सार्थक ऐप को लेकर के कक्षाएं बराबर संचालित हो रही हैं, बराबर महाविद्यालयों के काम चल रहे हैं, और समय से समय तक 10:30 से 5:30 6 बजे तक सब लोग महाविद्यालय में उपस्थित रहते हैं, चाहे तो विद्वान हो, चाहे आदरणीय प्राध्यापक गण हो, चाहे प्राचार्य हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ ग्रेड के हो, चाहे प्यून हो, सभी महाविद्यालय में सबकी उपस्थिति है। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि अगर सार्थक की उपस्थिति बच्चों पर भी अगर हम लागू कर दें तो वो फिर 4 चांद लग जाएगा, जो अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दिखेगी। ये अच्छा निर्णय अपन कह सकते हैं इसको। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि कई नियमित प्राध्यापक है जो कि आते हैं, गेट के पास से लगाते हैं, फिर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर करते हैं। क्या ऐसा ये सही है कि क्या? अब देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये चूंकि प्राध्यापक हैं, वरिष्ठ हैं,
और सब जिम्मेदार हैं। ऐसा तो अभी कोई मामला संज्ञान में आया नहीं है। बाकी जो सार्थक की चीजें हैं, जो सार्थक है वो पूरा माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी के स्थिति में सार्थक में चाहे प्राध्यापक हो, चाहे प्राचार्य हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे प्यून हो, सबका बराबर अच्छे से उसका वो कर रहे हैं। अगर कहीं कोई भी वर्ग अगर करता है तो उसकी अगर शिकायत होती, जांच होती, उस पर कार्रवाई होगी और शासन कार्रवाई कर रहा है। अभी ऐसा कुछ रीवा जिले में कोई कार्रवाई हुई आपकी नज़र में है? अभी हो सकता है ऐसी शिकायतें न गई हों, शिकायत जाएंगी तो कार्रवाई होंगी। अच्छा, आज आप अति विद्वान महासंघ के मीडिया प्रभारी हैं। आप संघ की तरफ से क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं संघ की ओर से? अति विद्वानों के लिए सरकार क्या जी, संघ की ओर से तो हमारा ये है कि अति विद्वानों के अनुभव योग्यता को देखते हुए, उनको तरजीह देते हुए, और जो उनका त्याग तपस्या बलिदान था, जो योगदान था उच्च शिक्षा विभाग में, वो किसी छुपा नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी सब जानते हैं, उप मुख्यमंत्री जी सब जानते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी भोपाल में बैठे हैं सतपुरा वल्लभ भवन में, वो भी अच्छे जानते हैं। तो हमारा तो आग्रह है ये, बल्कि कहेंगे तो विनती है सरकार से कि हरियाणा सरकार का जो मॉडल है उससे और अच्छा मॉडल लेके आएंगे, जिससे पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश मॉडल दिखे, ना कि हरियाणा मॉडल। उसको अडॉप्ट दूसरे प्रदेश करें, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है, और हृदय की ताकत क्या होती है, हृदय की कीमत क्या होती है, वो तो हर इंसान जानता है। बिल्कुल, तो अगर हम दिल में हैं तो दिलदारी के साथ और मजबूती के साथ हमको सरकार अडॉप्ट करे और अपना माने कि हम सरकार के हैं, हमारी पूरी टीम है मध्य प्रदेश में, और इससे हरियाणा सरकार से बेहतर पॉलिसी ला करके 65 वर्ष तक स्थायी नीति बनाए, स्थायित्व दे, फिक्स मासिक वेतन दे, और जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाएं। और ये है कि सरकार अपना मुझे मान ले, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ऐसे हैं कि सरकार हमको मान नहीं रही है। अति विद्वानों को माने तो सरकार हमको माने, यही हमारी उनसे आग्रह है। एसडी उच्च शिक्षा विभाग जो अति विद्वानों के प्रभारी हैं, जो IT सेल के प्रभारी हैं उनको, और उच्च शिक्षा मंत्री को साधुवाद दूंगा कि जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आप ये मान के चलिए, दिमाग में अपन रखें कि अति विद्वानों की जो भर्ती होती है पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, क्योंकि जब मेरिट बनती है तो पूरे इंडिया लेवल की मेरिट बनती है और सबके डॉक्यूमेंट्स ओपन रहते हैं। इस बात को कोट करिएगा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे स्क्रीन पर कि किसके पास क्या योग्यता है, कोई फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं लगाया है, कोई कुछ तो नहीं लगाया, कोई कुछ तो नहीं लगाया है। बाकायदा मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पर जो गेस्ट फैकल्टी चॉइस फिलिंग में अपना कॉलेज डालेंगे वहां पे होता है, 2-3 बार उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी अति विद्वानों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होती है। इसीलिए इनका हक और मजबूत हो जाता है कि जब हर चीजें हमारे साथ 20 में 20, 19 कहीं नहीं है, 20 में 20 है, तो फिर हमारा हक अधिकार दे दीजिए। हरियाणा मॉडल अगर सरकार लागू नहीं करती तो संघ की क्या रणनीति होगी? अभी इसमें यह है कि अगर हरियाणा मॉडल सरकार लागू नहीं करती, अभी तो हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि उसमें हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, इतने सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा उन्होंने कहा है कि हरियाणा नीति हम लागू कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के जो विभाग प्रमुख हैं, हम सबके जो मुखिया हैं, आदरणीय अनुपम राजन जी का कई बार बयान आया कि हम हरियाणा मॉडल लागू कर रहे हैं। माननीय कमिश्नर साहब, पूरा हायर एजुकेशन का जो अमला है, यहाँ तक कि प्राध्यापक गण, सभी पूरे मध्य प्रदेश के प्राचार्य, पूरा प्रदेश ये कहता है कि अति विद्वानों को उद्धार होना चाहिए। बिल्कुल, वास्तव में ये शोषित पीड़ित वर्ग है। और क्योंकि जो हमारे उच्च कहना चाहिए मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया जो हैं, वो तो अति विद्वान व्यवस्था की ईंट जानते हैं। पिछली बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, मंच से बोल चुके हैं कि ये उच्च शिक्षा के रीढ़ और उच्च शिक्षा की शान है अति विद्वान। तो अभी हमको पूरी आशा एवं उम्मीद है सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, कि हरियाणा मॉडल से बेहतर मॉडल लागू होगा, 65 वर्ष तक स्थायी व्यवस्था बनेगी और कोई अति विद्वान फॉलिंग आउट वाली समस्या नहीं होगी, और जो भी सरकारी सुविधाएं देंगी वो सुविधाएं अति विद्वानों को मिलेगी, जिससे बची हुई जिंदगी अति विद्वान खुशहाल ढंग से जी सके। अगर वो लागू नहीं होती,
आगे संघ बैठेगा, सभी पदाधिकारी बैठेंगे, पुनः बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी हम उस लाइन पे अड़िग है कि रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाय पर वचन न जाए। तो अब माननीय देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद क्या होता है। क्या कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अतिथि विद्वानों पर निर्भर है? क्या मानते हैं आप? देखिए, क्या होता है कि मैं आपको पहले बताया था कि परीक्षा, प्रवेश, प्रबंधन, अध्यापन, मूल्यांकन, न्यायिक रूसा अतिथि विद्वान लगातार करते आ रहे हैं। कक्षाओं में अतिथि विद्वान जाते हैं, अपना सार्थक ऐप का बराबर अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, और महाविद्यालय प्रशासन से कंधा मिला करके माननीय प्राचार्य के जो निर्देश होता है, हर जो चूंकि चैनल बना है, हायर एजुकेशन में भोपाल सतपुड़ा वल्लभ भवन से एडी साहब को पत्र आता है, एडी साहब प्राचार्य को देते हैं, प्राचार्य फिर यहाँ प्राध्यापक और विद्वानों को सर्कुलेट करते हैं। तो जो चैनल बना है, जो सरकार के मापदंड हैं, जो प्राचार्य और सरकार जो हमको काम दी है, उस काम को बखूबी विद्वान करते हैं। और चाहे प्रवेश का काम हो, इसमें पूरे मध्य प्रदेश में पूरे विद्वानों की 4500 की टीम लगी हुई है प्रवेश कार्य में। क्योंकि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उच्च शिक्षा मंत्री जी का आदेश है, किसी भी कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, वो पात्र है, उसको आप एडमिशन दीजिए। तो पूरे मध्य प्रदेश के विद्वान जो हैं, वो पूरी अमला, पूरी टीम के साथ प्रवेश में लगे हुए हैं। जहां परीक्षाएं चल रही हैं, विश्वविद्यालय परीक्षाएं संचालित करा रहे हैं, जहां मूल्यांकन का काम हो रहा है, वो मूल्यांकन का काम करा रहे हैं। हाँ, एक चीज और है भाई साहब, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतिथि विद्वानों के पास रिसर्च का पीएचडी है, चूंकि उनके अच्छे अच्छे पेटेंट है, अच्छे अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश हैं, उसका लाभ भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा। जिस दिन अतिथि विद्वान स्थायी व्यवस्था में आ जाएंगे और वो अतिथि विद्वान जो योग्य हैं, अनुभवी हैं, अगर वो पीएचडी गाइड बन जाएंगे, तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा। जैसे मान लीजिए कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्तियां जिनकी हो रही हैं, वो अभी कई सारे हमारे साथी अभी नेट और सेट हैं, तो अभी उनको रिसर्च का अनुभव है नहीं। कई विद्वान ऐसे हैं जो सिर्फ नेट और सेट है, उनको भी रिसर्च का अनुभव नहीं है। जो नियमित प्राध्यापक है, जो पीएचडी हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, जो अतिथि विद्वान है, पीएचडी और रिसर्च किए हैं, उनको रिसर्च का अनुभव है। तो जब स्थायी व्यवस्था बन जाएगी, तो विद्वान गाइड बनेंगे, तो युवाओं को नई चीजों को, नई तकनीकों को, अपने रिसर्च का लाभ वो देंगे और युवा उससे प्रभावित होंगे। अधिक विद्वानों को जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए क्या पढ़े लिखे युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठ रहा है? क्या मानते हैं आप? ये थोड़ा सा अब ये जरूर है कि जब हम जो विद्वान साथी कक्षाओं में जाते हैं, कभी कभी ऐसे युवा विद्यार्थी पूछ लेते हैं कि सर, आप लोगों का भविष्य क्या है, आप लोगों का वेतन, आप लोगों का मानदेय क्या मिलता है। तो अब क्या है कि एक शिक्षक और गुरु होने के नाते अपन झूठ तो बोलते नहीं, अब बच्चों से झूठ बोल नहीं सकते, उनको अपने सिस्टम के बारे में बता देते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी सिस्टम है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वो कभी कभी बच्चे कह देते हैं कि सर, जब आप लोगों का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो हमारा क्या होगा। तो इस हिसाब से ये चीजें वास्तव में मूल रूप से छात्रों को भी पता रहती हैं कि ये गेस्ट फैकल्टी हैं, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग से आ जाएगा तो फॉलन आउट हो जाएंगे। कभी कभी मैं आपको बताऊं, कभी कभी अपना मैं अनुभव बताता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई एक टॉपिक, जैसे न्यूटन का नियम ले लिए, केपलर्स का नियम ले लिए, आधा हम डेरिवेशन सिद्ध किए, आधे में ही हमारे मैसेज आ जाता है, फोन आता है कि आप फॉलन आउट हो गए, कोई नियमित नियुक्ति और पदस्थापना से आपके पद में आ गया। मतलब अचानक से झटका मिलता है। तो वहां पे हमारी सेवा समाप्त हो जाती है। फिर हम महीने 2 महीने इंतजार करें, पूरे प्रदेश में कहाँ सीटें खाली हैं, कहाँ है, वहां हम जाएंगे, फिर हम अप्लाई करें, और फिर हमारी मेरिट बनती भी है कि नहीं बनती, बहुत सारी विसंगतियां आती हैं। तो जो चीजें हम बच्चों को देना चाहते हैं, उस चीज को हम फ्री माइंड से नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा खुद भविष्य सुरक्षित नहीं, हम दूसरे कैसे भविष्य सुरक्षा की बात करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा सरकार से आग्रह था कि आप एक स्थायी व्यवस्था बना दे। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे जुलाई आ रहा, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गए शहरों में, उनका परिवार सेटल है, घर के वही एक इकलौते कमाने वाले हैं, मानदेय से अपने परिवार, माता पिता सबका, भाई बहन का भरत पालन पोषण कर रहे हैं, और उसी समय वो फॉलन आउट हो गया और उसको मिल गया कहाँ, मान लीजिए हम भोपाल बैठे हैं, उसको कहाँ मिल गया, भिंड, कई बार तो मिलता भी नहीं, हाँ मिल गया सिंगरौली। अब बीच सत्र में वो परिवार को संभाले कि सिंगरौली जाए कि भिंड मुरैना जाए, ये बहुत विसंगतियां, और खासकर महिलाओं के साथ में कितनी समस्याएं हैं। तो क्या है कि एक जब स्थायित्व मिल जाएगा, तो इंसान अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत सिस्टम में लगाएगा,
अभी क्या है कि 24 घंटे दिमाग बना रहता है, कब कब कौन आ जाए तो हम व्यवस्था से बाहर हो जाए। सही बात है। तो डर इस डर तो हिसाब रहता हाँ, है। इस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम्म, उच्च शिक्षा मंत्री जी को, जो हमारे शीर्ष अधिकारी बैठे हैं, उनको संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए और जितना हो सके तो अति विद्वानों के लिए बेहतर से बेहतर नीति बनानी चाहिए, जिससे वो 65 वर्ष तक स्थायी व्यवस्था में अपना काम कर सकें। आपको नहीं लगता कि अतीत विद्वानों के नाम से अतीत शब्द हटाया जाना चाहिए? अतिथि विद्वानों के नाम से अतिथि शब्द हटना चाहिए। अतिथि क्या होता है कि अतिथि का कोई मतलब बेस नहीं है। अतिथि क्या होता है? उच्च शिक्षा में अतिथि मतलब अब एक तो सनातन में तो अतिथि देवो भव, अतिथि तो को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन अतिथि का एक मीनिंग आती है कि कुछ दिन के लिए। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अतिथि कितने दिन के लिए? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 महीने, साल भर, 25 वर्ष से 20 वर्ष से आप अतिथि बना के रखे हैं। ये चीजें थोड़ा सा वो होती हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान माहौल बना है प्रदेश का, उसमें पूरी आशा उम्मीद सरकार पर हम लोगों की टिकी हुई है। अच्छा, क्या अतिथि विद्वानों को आश्वासन नहीं मिलता है कि कुछ उस पर किया भी जाता है? क्या अनुभव है आपका? अब उसमें अभी तक तो आश्वासन मिला है, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मानदेय भी बढ़ा था। माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, काफ़ी संवेदनशील थे। जब जब उन पर बातें पहुंची थी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भरपूर अतिथि विद्वानों को दिया था और उसके बाद उसे शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का आशीर्वाद मिला है। और हम लोगों के जो जैसे आसार समझ में आ रहे हैं, अगर अच्छा खासा माहौल बनता है और जो चीज़ें माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जो कदम उठाए हैं अतिथि विद्वानों के हित में, तो अगर वो सफल होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सफल हो तो सफल ही होंगे, वो तो प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो हम ये मान के चलें कि वो अतिथि विद्वानों के लिए एक अमृत है। और अतिथि विद्वान बस नहीं, 45 अतिथि विद्वान तो ये हैं, इनका लाखों लाख का परिवार प्रभावित होगा, उनका परिवार का आशीर्वाद मिलेगा सरकार को। हमारे जो लगभग 15 से 20 लाख युवा विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि देखिए हमारे गुरुओं का इतने दिन से हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अस्थायी रूप से आज स्थायी हो गए। उस समय सोचिए कि इस मानदेय से अतिथि विद्वानों के घरे के चूल्हे जलते हैं, माता हैं, पिता हैं, बाबा हैं, दादी हैं, बच्चियां शादी लायक हो गई हैं, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, कितना आशीर्वाद सरकार को मिलेगा, ये सोचिए। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, तो वो तो हमको बचा रहे हैं, हमारी जिंदगी हमको देंगे, क्योंकि वो सरकार जानती है कि हर काम अति विद्वान कर रहे हैं, अब पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, और उस निष्ठा के आधार पर, उनके परिश्रम के आधार पर उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ये चीज़ें सरकार के संज्ञान में है और पूरी आशा एवं उम्मीद है कि निकट समय में सरकार एक बेहतर पॉलिसी लाएगी और हम लोग भविष्य सुरक्षित करेगी। इसके लिए हमारा संघ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवराज जी, मैं उनको आपके माध्यम से साधुवाद दूंगा, पूरे प्रदेश के अतिथि विद्वानों को साधुवाद दूंगा कि निश्चल भाव से उन्होंने संगठन की सेवा की है और उनका हाथ मजबूत पूरे मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान किए हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवराज जी हैं, उपाध्यक्ष अविनाश मिश्रा जी हैं, मैडम सपना श्रीवास्तव जी हैं, सभी लोग भोपाल में लगातार सरकार के मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के संपर्क में हैं और निकट भविष्य में अच्छा मैसेज हम लोगों को मिलेगा, इस आशा, इस उम्मीद के साथ हम लोग भी जमे हुए हैं। जैसे आप लोगों को 50,000 मानदेय फिक्स है, लेकिन अवकाश में चूंकि आपको मानदेय नहीं मिलता तो 40 से 45 के बीच आप लोगों को मिलता होगा जी। तो महंगाई के इस जमाने में क्या इतने में घर परिवार चलाना क्या कैसा रहता है? अब घर परिवार चलाना तो मैं आपको बता दूं कठिन है। कठिन इसलिए है कि आप तो 40-45 ज़्यादा कह रहे हैं, जब दिवाली दशहरा जिस महीने होता है उस दिन इतनी छुट्टियां आ जाती हैं कि मुश्किल से 15 वर्किंग डे, तब 15 गुणे 30,000 रुपये। बिल्कुल। जो नेट सेट PhD किया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्त पद के विरुद्ध काम कर रहा, वहीं पे आप उसको 30,000 रुपये दे रहे हैं, तो कठिन तो है, और कठिन नहीं बहुत कठिन है। आज के समय में इतना कर पाना बहुत कठिन है। अब किस तरीके से अतिथि विद्वान अपना घर चला रहे हैं वो तो ये थी डॉक्टर आशीष जी से हमारी एक
बातचीत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।